Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. This is third part of portfolio management. In this class, I am going to cover some practical problems related to how to calculate expected return and variance as well as risk of such security. Okay. So last class में मैंने क्या क्या कवर कराया था? लास्ट क्लास में एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है, और रिटर्न और वेरिएंस कैलकुलेट करना बताया था। और उसके बाद क्या था, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिस्क क्या करते हैं, अगर वेरिएंस जो निकल के आता है उसी का क्या कर देना है अंडर रूट, ठीक है। अब जब हिस्टोरिकल डाटा दिया है तो उसमें कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज रिस्क, ओके। और अगर फ्यूचर डाटा दिया तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो और मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट क्लास में सम क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस एज वेल एज रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो पहले क्या, अगर हिस्टोरिकल डाटा दिया है तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है उस पर, और रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं सिक्योरिटी का, ठीक है। तो पहले लेते हैं एक क्वेश्चन, ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, 2006 और 7 का डाटा दिया है, इसका मतलब ये हिस्टोरिकल डाटा हो गया ना। तो इसमें क्या, ये सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न दिया हुआ है और सिक्योरिटी वाई का रिटर्न दिया है। मतलब 2006 में इस पे कितना रिटर्न मिला था, उसमें वाई पर 12% था और 2007 में कितने का था 16% और वाई का था 18%। उसके बाद क्या लिखा, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट करना है और रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, इट मीन रिस्क। और मैंने क्या बताया था, नोट्स में लिखवाया था, अगर रिस्क कैलकुलेट करने के लिए दिया हो तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो पहले क्या लिखना है, ईयर 2006 2007, ठीक है। उसके बाद एक्स का रिटर्न कितना है और वाई का रिटर्न कितना है, उसे राइट कर लो। 10%, 16%, परसेंटेज पहले लिखना जरूरत ही नहीं। 12 एंड 18, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन एक्स बार एक्स एन। एक्स मतलब टोटल इसका एक्स का रिटर्न कितना है दोनों ईयर का 26, 10 प्लस में 16 और नंबर कितने दिए 2, तो 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, कितना आ गया 30%। पहले इसमें पूरे लिख के दिखा देता हूँ, 26 अपॉन में 2 13%, ठीक। उसी तरह बाई में निकालना है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, टोटल कितना ये 30 आ जाएगा, 12 और 18 30 अपॉन में 2 ये आ गया 15%, ठीक। अब इसके बाद क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार करना, उसका स्क्वायर कर दो, और वाई माइनस वाई बार उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एक्स तो ये दिया हुआ है और एक्स बार ये है, तो एक्स में से एक्स बार को माइनस करो और उसका स्क्वायर कर दो। 10 माइनस में 13 इक्वल टू एंड स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया इसका 9, ठीक है। उसी तरह दूसरा का भी 16 माइनस में 13 उसको स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया। अब इसका टोटल कितना आया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये टोटल कर लो कितना आ गया 18, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर, बाई माइनस बाई बार कितना है 15, तो 12 माइनस में 15 कर दो और इसको स्क्वायर करना है तो 9 आ गया। और उसके बाद 18 माइनस में 15 उसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया। इसमें कितना दिया, बाई माइनस बाई बार इसका स्क्वायर, समेशन बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर, ये भी 18 आ गया। अब क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस निकाल दो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। ये एक्स बार का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है,
वेरिएंस का, जब डाटा किस में दिया हो, हिस्टोरिकल में दिया हो, जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स का सिक्योरिटी है, एक्स सिक्योरिटी का फॉर्मूला हो गया, और इसका कितना है, 18/2, तो 9% आ गया इसका वेरिएंस। और बाई का निकालोगे ऐसे, बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर अपॉन में n, 18/2 इक्वल टू 9। ठीक, अब क्या निकालना है, रिस्क निकालना है, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। रिस्क को डिनोट करते हैं सिग्मा से, एस डी, एस डी मीन्स इसका सिग्मा एक्स, एक्स में एक्स का मतलब एक्स की रिस्क कितना है, एक्स की सिक्योरिटी का रिस्क, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वेरिएंस, जो वेरिएंस निकल गया है उसका क्या करना है, अंडर रूट, अंडर रूट कर दो, कितना निकल गया था, 9%, तो 9% का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, 9 अंडर रूट कितना आ गया, 3%, ठीक। उसी तरह बाई का भी निकाल लो रिस्क, बाई का क्या हो गया, स्टैंडर्ड बाई एस डी, ठीक है। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब कितना था इसका, इसका भी 9 ही है, तो 9 का अंडर रूट करो, तो रिस्क कितना आ गया, 3 आ गया, ये था। अगर क्या दिया हो, हिस्टोरिकल डाटा दिया हो, हिस्टोरिकल डाटा, तो उस केस में, और ये क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद वेरिएंस निकाला, वेरिएंस के बाद रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पहले से पॉज करो वीडियो को, उसके बाद लिख लो। उसके बाद अगर फ्यूचर डाटा दिया है तो उसमें कैसे निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस एज वेल एज रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। राइट डाउन करो जल्दी से। अब अगर फ्यूचर डाटा दिया है तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस और रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो क्या लिखा है, मार्केट कंडीशन दी हुई है, गुड, नॉर्मल, बैड, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी जब भी क्वेश्चन में दी हो तो इसका मतलब फ्यूचर डाटा गिवन है, ठीक है। और ये रिटर्न दिया एक्स का और वाई का, ठीक है। कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द ईच ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना है और रिस्क भी निकालना है, ईच एसोसिएटेड विद ईच सिक्योरिटी, मतलब सबका अलग अलग निकालना है, रिस्क भी, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहले मार्केट कंडीशन ले लेते हैं, मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन क्या है इसकी, G फॉर गुड, N फॉर नॉर्मल, B फॉर बैड। अब प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी कितने दिए, सिक्योर, उसके सामने लिखते हैं गुड के सामने 0.4 एंड 5.1, ठीक। और उसके बाद X का रिटर्न कितना दिया है, 10, 8 एंड 5। उसके बाद Y का 14, 11 एंड 9। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या था, P इंटू में X, प्रोबेबिलिटी और X रिटर्न, X सिक्योरिटी का रिटर्न, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.4 इंटू में 10 या 4, उसके बाद 0.5 इंटू में 8 या 4, इसके बाद 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई तो 0.5, इसको ऐड कर दो, समेशन P X 8.5, ठीक। उसी तरह इसका भी निकालो, बाई का भी, ये क्या निकल आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। और बाई का भी निकल क्या आएगा, कैसे, P प्रोबेबिलिटी को सिक्योरिटी बाई के रिटर्न से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू में 4, 5.6, 0.5 इंटू में 11, 5.5, देन 9 को 0.1 से मल्टीप्लाई 0.9,
5.6 प्लस में 5.5 प्लस में 0.9, ये निकल जाएगा 12%। ठीक, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ गया ना। अब क्या निकालना है, वेरिएंस। अब वेरिएंस इसमें n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा निकाल दो, x माइनस में x बार, इसका स्क्वायर कर दो और उसको p से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह y माइनस y बार करना है, स्क्वायर कर दो उसका, और उसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जो ये निकल के आएगा वही क्या होगा, वेरिएंस होगा, ठीक है। इसमें अब देखो x बार कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है और x ये है, तो इसको इसमें समाइज करो। 10 माइनस में 8.5, उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2.25, और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना है स्क्वायर करने के बाद, 0.4 कितना है, 0.9, ठीक है। 10 माइनस में 8.5 स्क्वायर इंटू 0.4। अब उसके बाद 8 माइनस में 8.5, अब इसका स्क्वायर, अब इसको प्रोबेबिलिटी 0.5 से मल्टीप्लाई, यार 0.125। अब उसके बाद 5 माइनस में 8.5, इसका स्क्वायर, इसको प्रोबेबिलिटी कितनी इसकी, 0.1, तो 1.225, 0.125 प्लस 0.9, ये कितना निकल गया है, वेरिएंस निकल गया है समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, इसको टोटल कर दो, कितना था, टोटल है 2.25%, ठीक है, 2.25%। अब y का भी ऐसे निकाल दो, इसको इस एक्सपेक्टेड रिटर्न से माइनस कर दो, 14 माइनस में 12, और उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद जो आता है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6, ठीक है। अब इसी के बाद 11 माइनस में 12, इसका स्क्वायर बन ही आएगा, इसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5। अब उसके बाद कितना, 9 माइनस में 12, स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 0.1, 0.9, इसका टोटल करो, 0.5 प्लस 1.6, 3 आया इसका। ठीक, आगे ये कितना आया, वेरिएंस निकल जाएगा 3, ठीक है। अब वेरिएंस कितना आया तुम्हारा, देखो वेरिएंस या फ्यूचर डाटा है तो उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बाई x माइनस x बार, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x है ना, ये x का है, तो इसका कितना है ना, वेरिएंस कितना है, 2.25%, और y का y माइनस y बार स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी, इसका है 3, ठीक। अब उसी तरह रिस्क निकाल दो सिक्योरिटी का, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी सिग्मा, इसका कितना है, सिक्योरिटी, इसमें वेरिएंस x, इसका वेरिएंस कर दो, कितना वेरिएंस कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 निकालो, इसका 2.25 अंडर रूट 1.15%, ठीक है। अब उसी तरह इसका भी निकाल दो, y का भी वेरिएंस कितना था, 3 का अंडर रूट 1.73 हो गया, निकल गया, है ना, इजी है बहुत ही। अब क्या करना है, जब फ्यूचर डाटा दिया हो तो उसमें कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसमें कैसे निकालते हैं वेरिएंस,
और वेरिएंस निकालने के बाद क्या निकालते हैं, उसका वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं तो रिस्क निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है तो उसके जो टोटल आता है वही वेरिएंस आएगा फ्यूचर डाटा, जब फ्यूचर डाटा गिवन हो। ठीक है, तो पहले पॉज कर लो वीडियो, उसके बाद राइट करो, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने पहले अभी क्या सीखा, जब सिंगल सिक्योरिटी दी हो तो उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिस्क कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर पेयर ऑफ सिक्योरिटी दी हो, पेयर ऑफ मीन्स जब दो सिक्योरिटी दी हो तो उसमें कैसे रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो रिस्क पहले, अब वही अभी कल ही वाला हमारा रिस्क कैलकुलेशन ही क्या हो रहा है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ठीक, सो क्या लिखा, सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क क्या लिखा, पेयर ऑफ सिक्योरिटी, जब पेयर ऑफ सिक्योरिटी दी हो मतलब पेयर ऑफ टू सिक्योरिटी लाइक एक्स और वाई, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क। ठीक है, तो क्या लिखा, कोवेरियंस, कोवेरियंस क्या है, अब कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस दो सिक्योरिटीज का क्या बताता है, रिलेशन बताता है, रिलेशन। अगर सिक्योरिटी एक्स में फ्लक्चुएट होता है तो सिक्योरिटी वाई में क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या कितना फ्लक्चुएट होगा, तो ये क्या बताता है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, सिक्योरिटी। ठीक, कोवेरियंस, अब कोवेरियंस निकालते कैसे हैं, कोवेरियंस को कैसे डिनोट करते हैं, को सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। ठीक है, और उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा, अगर हिस्टोरिकल डेटा गिवन है तो उस केस में कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, देखो समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन से डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरियंस इन केस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। अब फ्यूचर, इफ फ्यूचर डेटा गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस, सो सी एक्स माइनस एक्स बार बाय मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार इंटू में प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या कर देना है, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरियंस। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ये पहले तो इसे कोफिशिएंट कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर एक्स और वाई लिखते हैं, अगर कोई जो भी सिक्योरिटी ए और बी सिक्योरिटी है तो ए भी लिखेंगे। ठीक है, सो अब इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं, को रिलेशन को, कोफिशिएंट कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कोवेरियंस, जो कोवेरियंस निकाला था, ठीक है, उसको क्या कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से डिवाइड क्या करना है, उसको नीचे अपॉन में मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड कर देना है। ठीक, अब इसकी जरूरत क्यों पड़े, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है देखो, जस्ट लाइक अ वेरिएंस इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट बिकॉज परसेंटेज स्क्वायर, जैसे अब वेरिएंस में क्या होता था, उसमें इंटरप्रेट करने के लिए क्या होता, डिफिकल्ट होता था क्योंकि उसमें परसेंटेज स्क्वायर गिवन होता था, तो उसका क्या निकालते थे, अंडर रूट करते थे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे अंडर रूट करने के बाद। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, ये हो जाता था कि इंटरप्रेट करने के लिए रिस्क को। ठीक है, अब उसके उस क्या लिखा है, कोवेरियंस इज ऑल्सो जस्ट सेम, क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन, वही लिमिटेशन इसमें भी है, तो इसमें क्या है, तो उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट किस लिए करते हैं, क्योंकि इसमें हमें इजी क्या इंटरप्रेट नहीं होता है कोवेरियंस में, तो इजी इंटरप्रेट करने के लिए क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और ये सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, दस बी फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवेरियंस सिंप्लीफाइड। कोवेरियंस को सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, इसलिए इट इज इजी टू टेक डिसीजन। सो पहले लिख लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जल्दी लिखो। अब देखो क्या,
variance and SD are always positive, but covariance and R can be negative. अब क्या वेरियंस एंड एसडी क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, बट कोवेरियंस और कोरिलेशन कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा, वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन, वैल्यू ऑफ आर लाइज किसके बीच में लाइज करती है, -1 to +1 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसका फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आपको, क्या है इसका, कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक, अब इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन। क्या अगर आर क्या दिया है +1 का है तो क्या होगा, वो परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब अगर एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर एक्स गिरता है तो वो वाई भी गिरेगा। ठीक है, सेम इसमें क्या, सेम उससे गिरेगा। अगर इसमें 2% गिरेगा एक्स में तो वाई भी 2% से गिरेगा। ठीक है, अगर 2% क्या बढ़ता है, एक्स भी बढ़ता है तो वाई भी 2% से बढ़ेगा, इट मीन्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आर क्या कोरिलेशन -1 है, इसमें परफेक्ट नेगेटिव। ठीक, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब अगर एक्स बढ़ता है तो वाई कम होगा। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये होता है, अगर क्या है एक्स क्या होता है, बढ़ता है तो वाई क्या हो जाएगा, कम होगा, तो ये परफेक्ट नेगेटिव है। एक अप जाएगा तो एक डाउन जाएगा। ठीक, वो परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है, अगर एक अप हुआ तो दूसरा भी अप ही जाएगा, अगर एक नीचे गया तो दूसरा भी नीचे ही जाएगा। ठीक है, अब अगर कोरिलेशन 0 है, इट मीन्स नो कोरिलेशन, तो क्या है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, देयर इज नो चेंज, नो कोरिलेशन। ठीक है, ना तो अप होगा ना तो डाउन ही होगा, कोई भी सिक्योरिटी स्थिर रहेगी एक ही जगह। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आर क्या है, आर अगर कितना 0 और बिटवीन 1 के बीच में है, मतलब पॉइंट में 0 से लेकर +1 के बीच में दोनों के, तो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन इट मीन्स एक्स और वाई विल मूव अपवर्ड बट नॉट फॉर्मली, मतलब इट मीन्स अगर एक्स बढ़ता है लेकिन उतने से नहीं बढ़ेगा जितने से एक्स बढ़ा है, उतने वाई बढ़ेगा लेकिन थोड़ा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, आर इज बिटवीन 0 to -1, अगर आर किस में लाई करता है, 0 to -1 में, तो नेगेटिव कोरिलेशन उसे बोलते हैं। तो इसमें क्या, एक्स एंड वाई विल डाउनवर्ड बट नॉट फॉर्मली। अब इसका भी मतलब वही है, अगर जितने से वाई गिर रहा है उतने से, या तो वो जितने से सिक्योरिटी एक्स गिर रहा है या तो उससे कम गिरेगा या तो उससे ज्यादा गिरेगा। फॉर्मली का मतलब ये हो गया, मतलब अगर इसमें 2 की गिरावट आई है तो इसमें 2 से नहीं गिरेगा, वो या तो उससे कम गिरेगा या तो उससे ज्यादा से फॉल होगा। ठीक है, तो ये उसमें दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक, तो इसे भी राइट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है, इसमें कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोवेरियंस और कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, लिख लो जल्दी। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some practical problems related to how to calculate covariance and coefficient of correlation. Okay. So, if you like this video, then do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.